हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर डिस्कशन। तो ये प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं इसकी इंपॉर्टेंस हर बार बताती हूँ आपको, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे इसको नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और आप भी इस बात को समझ लें सभी कि ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि चाहे आप कोई स्कूल का एग्ज़ाम दें, आप कॉलेज का एग्ज़ाम दें, चाहे आगे कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दें, गवर्नमेंट जॉब के लिए, चाहे वो रेलवे एग्ज़ाम हो, टीचिंग एग्ज़ाम हो, बैंक एग्ज़ाम हो, पुलिस एग्ज़ाम हो, एनी एग्ज़ाम, चाहे वो आईएएस का एग्ज़ाम हो, यहाँ तक कि आपको यूपीएससी भी करना है तो आपको ये करना ही होगा, आपको प्रीवियस ईयर करने ही होंगे। इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते और इसीलिए मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस अभी से बता रही हूँ कि कैसे लोग पढ़ते हैं जब कोई एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। ठीक है, सो क्योंकि इसमें मैक्सिमम मार्क्स 80 थे और जबकि 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 40 मार्क्स के 2 टर्म्स आए थे। तो क्योंकि अभी वाला एग्ज़ाम भी 80 मार्क्स का होने वाला है तो इसलिए हम पहले इसको देखते हैं और मैं इस पर आपकी एक पूरी अलग प्लेलिस्ट बना दूँगी जिसमें आपको 5-6 सालों के पेपर्स मिल जाएंगे और मुझे जैसे-जैसे और भी अगर प्रीवियस ईयर मिलेंगे तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, अभी तो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, जैसे आप देना चाह रहे हैं दे दें, लेकिन अपने एग्ज़ाम के बाद जब आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन के बाद जब प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करेंगे तो सबसे पहले यही काम करना है, प्रीवियस ईयर को देखना है। प्रीवियस ईयर आपके दिमाग में इस तरीके से छप जाना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए जब आप पढ़ाई करें कि इस टॉपिक से क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था, इस चैप्टर के इस टॉपिक से क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। इस तरीके से आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। सो लेट्स डिस्कस। तो जैसा कि यहाँ एग्जाम का पैटर्न है, ये हमें सबको पता है। एग्जाम में हमारे 1 मार्कर आते हैं, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं जो कि 3 मार्क्स के होते हैं, फिर उसके बाद आते हैं 8 मार्कर जो कि लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं और फिर आते हैं स्रोत आधारित। हालांकि इस बार ये पैटर्न थोड़ा सा स्लाइट चेंज ये हुआ है कि आपको सोर्स वाले के जो मार्क्स हैं वो थोड़े से लेकिन पैटर्न यही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप आएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप आएंगे, स्रोत आधारित आएंगे। स्रोत आधारित जो मैं बता चुकी हूँ, यानी कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो कि पैराग्राफ पर बेस्ड होते हैं, और आएगा मानचित्र यानी कि मैप। तो ये 5 टाइप्स के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से आपको अपनी तैयारी भी करनी है। तो अब हम ये पेपर देखते हैं और मैं आपको आंसर्स भी बताऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा के स्थलों से प्राप्त जले अनाज के दानों बीजों की खोज से हड़प्पा वासियों की आहार संबंधी आदतों का पता चलता है और ये जानकारी प्राप्त करने में निम्नलिखित विद्वानों का कौन सा वर्ग सफल रहा। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि हड़प्पा से जब बहुत सारी चीज़ों पर हमें कुछ अनाज के या कुछ खाने पीने की कोई चीज़ मिलती है या उसका कुछ अंश मिलता है, तो इस बात का पता कौन लगाएगा कि ये उस टाइम का कौन सा अनाज था, ये किस समय का है। ये सारी चीज़ें पता लगाने वाले लोग होते हैं पुरावनस्पतिज्ञ। ओके, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैलियोबॉटनिस्ट। इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन पेपर में है क्वेश्चन, तो मैं अभी स्लोली मूव कर दूंगी इंग्लिश वाले क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाई लिपि रहस्यमयी क्यों है? क्योंकि हमें सबको पता है आज तक इसको पढ़ा नहीं जा चुका है। ये आपको पता होना चाहिए, हड़प्पा की लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा चुका है। हालांकि इसके जो बहुत सारे सिंबल्स हैं, चिन्ह हैं, हम देखते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि इस पर ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, शेर बना है, इस पर बुल बना है, लेकिन उस पर क्या लिखा हुआ है ये हमें नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंग्लिश में आर्कियोबॉटनिस्ट और इट्स राइटिंग रिमेन्स अनडिसाइफर्ड टू डेट। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिपियों में से किसका अर्थ जेम्स प्रिंसेप द्वारा निकाला गया? जब मैंने आपको इस चैप्टर का रिवीजन करवाया था तो मैंने फर्स्ट लाइन में ही बोला था, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जेम्स प्रिंसेप ने कौन सी लिपि का अर्थ निकाला था, तो वो थी ब्राह्मी और खरोष्टी। आप जाके रिवीजन वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है, बुद्ध की उपमाता गौतमी संघ में आने वाली पहली कौन थी? पहली भिक्खुनी थी। वो भिक्खुनी होती है नन, या फिर जो बहुत सादा जीवन बिताते हैं उनको बोलते हैं भिखारी, भिक्षु या भिक्खुनी। तो बुद्ध की उपमाता यानी इन्होंने बुद्ध को पाल पोस कर बड़ा किया था और ये सबसे पहली महिला थी जो संघ में शामिल हुई थी। इससे पहले स्त्रियों की एंट्री या फीमेल्स की एंट्री बैन थी संघ में, इन्होंने ही शुरुआत की थी सबसे पहले। नेक्स्ट है, बुद्ध का अंतिम संदेश, तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ। यहाँ लिखा है, अपने अनुयायियों को बुद्ध का अंतिम संदेश था, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो क्योंकि तुम खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढ सकते हो। ये है। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब यहाँ पर पूछा है कि इन किताबों में से कौन सी जैन दर्शन की है, यानी जैन धर्म से रिलेटेड है। अब आपको ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि इसमें बौद्ध धर्म की बुक्स भी दी हैं ऑप्शंस में और जैन की भी, तो आपको पता होना चाहिए कि जैन धर्म की कौन सी और बौद्ध की। तो यहाँ ऑप्शन होगा करेक्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे गलती कर देते हैं, इस इमेज को देखकर बोलेंगे ये बुद्ध की इमेज है, जबकि ये है तीर्थंकर। जैन धर्म में होते हैं तीर्थंकर, और कितने तीर्थंकर हुए हैं टोटल? 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इंग्लिश में क्वेश्चन हैं, जो बच्चे देखना चाहें देख सकते हैं। मैं जब हिंदी वाली वीडियोस कर दूंगी तो मैं इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी, पर पहले ये वीडियोस हो जाएं हिंदी मीडियम वाले बच्चों की, उसके बाद देखते हैं। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म से संबंधित इन कथनों को देखिए और बताइए कि कौन सा सही है। तो यहाँ हमें पता है बुद्ध के जीवन काल में उनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म फैला, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, फैला। उनके बाद बौद्ध धर्म ने आचरण और मूल्यों को अधिक महत्व नहीं दिया, उन्होंने महत्व दिया आचरण और मूल्य को, तो इसलिए ये हो जाएगा गलत। जो लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे, ऐसे बहुत से लोग बौद्ध धर्म में शामिल हुए,
हाँ, ये बात सही है। जब मैंने पढ़ाया था तो आपको बताया था, दूसरे धर्मों के लोग जब अपने धर्म में बहुत परेशान हो गए थे तो उन्होंने फिर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म ने जन्म के आधार पर श्रेष्ठता को बल दिया। ये गलत है, क्योंकि बौद्ध धर्म में बोला गया था जन्म किसी भी व्यक्ति का किसी भी वर्ग में हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे ऊंचे वर्ण का हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी हो, जन्म के आधार पर उसकी सुपीरियॉरिटी डिसाइड नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है ये एजर्शन, यानी कि एक कथन दिया होता है और फिर देखना होता है क्या इसका यही रीज़न है। तो यहाँ ये क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट कर सकते हैं सही से जब आपने अच्छे से चैप्टर को पढ़ा होगा। अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे इजीली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बर्नियर का निजी स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास था। उसने देखा मुगल साम्राज्य में भूमि पर राजकीय स्वामित्व राज्य और निवासियों दोनों के लिए अहितकर है। भूधारक अपने बच्चे को भूमि नहीं दे सकते, इसलिए उत्पादन के स्तर को बनाए रखने उसमें बढ़ोतरी के लिए दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन थे। तो दोनों ही सही हैं और इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि आर जो है ए का करेक्ट रीज़न है। देखो, जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको करना हो ना, तो ये जो फर्स्ट नंबर पे दिया होता है स्टेटमेंट, इसके आगे आप लगा सकते हो क्योंकि, फिर इसके बाद ये वाली स्टेटमेंट पढ़ो तो आपको ये समझने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इब्न बतूता की किताब जो की थी रिहला, इसकी विशेषता कौन सी नहीं है। अब यहाँ पर बच्चे ये गलती कर देंगे, जल्दी में क्वेश्चंस पढ़ेंगे और वो देखेंगे नहीं कि हाँ विशेषता नहीं पूछी है, पूछा है जो विशेषता नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये पुस्तक फारसी में लिखी गई थी, पहली लाइन गलत है, ये इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि ये बुक लिखी गई थी अरबी में। किस में लिखी गई थी रिहला? अरबी। तो इसलिए ये पॉइंट हो जाएगा आंसर आपका। बाकी सारी चीज़ें सही हैं। इसमें उपमहाद्वीप के विषय में बहुत सारी जानकारी मिलती है। इस पुस्तक के लेखक की यात्रा के अनुभव भी इसमें हमें देखने को मिलते हैं और ज्ञान का एक इंपॉर्टेंट स्रोत है। बाकी सारे सही हैं, क्योंकि हमें जो नहीं था वो बताना था, तो आंसर है ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखने से लगेगा कितना बड़ा सा क्वेश्चन है, पता नहीं क्या है, पर पहली लाइन से ही अगर आपने पढ़ा होगा तो पता चल जाएगा। सगुण भक्ति के भक्त के बारे में बताना है। सगुण भक्ति वो होती है, दो टाइप की भक्ति होती है, चैप्टर नंबर 6 में दिया है इस बारे में। एक निर्गुण, एक सगुण। सगुण वो होती है जिसमें ईश्वर की मूर्ति रूप को पूजा जाता है, और निर्गुण भक्ति वो होती है जिसमें माना जाता है कि ईश्वर जो है निराकार है, यानी उनका कोई आकार नहीं है, कोई शेप नहीं है। निराकार मतलब कोई शेप नहीं है, आकार नहीं है, निर्गुण भक्ति वाले लोग मानते हैं। तो अब यहाँ बताना है हमें कौन है ये भक्त। जो मारवाड़ की मेड़ता की राजपूत राजकुमारी थी, जिसका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध हुआ था। अपने पति की आज्ञा ना मानकर उन्होंने पत्नी और माँ के परंपरागत दायित्व को मानने से मना कर दिया, और वो इसकी भक्त थी, प्रभु कृष्ण थी। अब ये लाइन देखती है आपको आंसर याद आ जाना चाहिए। आंसर क्या होगा? मीराबाई। ये हमें सबको पता है कौन थी कृष्ण की भक्त, मीराबाई। ये क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है अब सिख गुरु के बारे में बताना है, जिन्होंने क्या काम किया था। देखिए 10 सिख गुरु थे, और वो वाले सिख गुरु का नाम बताना है जिन्होंने खालसा पंथ की नींव रखी थी और 5 अलग अलग प्रतीक समर्पित किए। ठीक है, सैन्य बल के रूप में उन्होंने एक समुदाय को संगठित भी किया, और उन्होंने 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया। तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। ओके, नेक्स्ट है कबीर के गुरु कौन थे। तो गुरु थे उनके रामानंद। कौन थे? रामानंद। उस लिंगायत भक्त का नाम बताइए जिसने कर्नाटक में एक नए आंदोलन की शुरुआत करी। तो वो कौन है? मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, बासवन्ना। ठीक है, तो 12वें का आंसर हो गया ऑप्शन वाले का बासवन्ना। नेक्स्ट 13 है, इसमें आपको पढ़ना होगा और ध्यान से पढ़ के बताना है कि कौन से पॉइंट्स अकबर की सुलह कुल की नीति को दर्शाते हैं। सुलह कुल मतलब सभी कुल में, सभी धर्मों में आपस में सुलह रहनी चाहिए, इसलिए अकबर ने एक नीति बनाई थी जिसको बोला गया है सुलह कुल, यानी सब जगह शांति हो। कि मुगल साम्राज्य में बहुत से निर्जातीय समूह, धार्मिक समुदाय शामिल थे। ठीक है, सभी धर्मों का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी नहीं। शांति स्थायित्व के स्रोत के रूप में बादशाह सभी धर्मों और निर्जातीय समूह के ऊपर होता था। ठीक है, मुगलों के अधीन अभिजात वर्ग भी भिन्न धर्मों और निर्जातीय समूहों से संबंधित थे, यानी जो अभिजात वर्ग होता था मुगलों का, उसमें बहुत सारे धर्मों के और अलग अलग जातियों के निर्जातीय समूह भी शामिल थे। तो आंसर ए करेक्ट हो गया। निम्नलिखित शासकों में से किसके शासनकाल में गैर मुसलमान प्रजा पर जजिया फिर से लगा दिया गया था। तो किसके शासनकाल में लगा दिया गया था? औरंगजेब। नलयेरा दिव्य प्रबंधनम का वर्णन प्रायः डैश के रूप में किया जाता है। आंसर है यहाँ पर तमिल वेद। जैसे कि वेद होते हैं, ऐसे माना जाता है ये जो बुक है ये तमिल लोगों का वेद है, इनके वेद की तरह है। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गांधी जी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन के तात्कालिक कारण की पहचान करिए। तो आंसर है हमारा क्रिप्स मिशन, यानी इसके बाद क्या हुआ था? क्रिप्स मिशन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय भाषा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है कि महात्मा गांधी ने इनमें से किन की वकालत की थी, यानी किन का साइड ली थी। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ये हिंदुस्तानी होनी चाहिए जो ना तो संस्कृत निष्ठ हो, हिंदी हो, ना फारसी निष्ठ उर्दू, किंतु ये हिंदी और उर्दू दोनों का मिश्रण हो। तो ठीक है, चैलेंजेस थे क्योंकि वो नई जगह की यात्रा कर रहे थे। तो पहला चैलेंज क्या था, क्या बाधा थी? भाषा।
क्योंकि जहाँ से वो आए थे वहाँ की भाषा और इंडिया की भाषा में बहुत डिफरेंस था, तो उन्हें काफ़ी चीज़ें समझने में प्रॉब्लम हुई। दूसरा, धार्मिक विश्वास और प्रथाओं में अंतर, क्योंकि उनके देश में और यहाँ इंडिया में जो लोगों के धार्मिक विश्वास थे वो बहुत डिफरेंट थे। तीसरा विरोध था अभिमान। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई अन्य पॉइंट है तो आप वो भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद उपनिवेशी शहरों में लाए गए किन्हीं 3 परिवर्तनों की परख कीजिए। यानी जब ये विद्रोह हुआ तो उसके बाद उपनिवेशी शहर मतलब वो शहर जिन पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल होगा, तो वहाँ पर कौन से 3 चेंजेस आए उनको देखना है हमें। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स दिए हैं। 1857 के बाद भारत में ब्रिटिश रवैया विद्रोह के लगातार डर से आकार ले रहा था। यानी इस विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों के मन में एक डर बैठ गया था, अन्य अलग भाषाओं से शब्दों को शामिल नहीं करना चाहिए, ये बात गलत है, ऐसा गांधी जी ने कुछ नहीं कहा था। हमारी राष्ट्रीय भाषा को एक संपन्न सशक्त उपकरण के रूप में विकसित करना चाहिए जो लोगों के विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त करने में समर्थ हो। बिल्कुल सही पॉइंट है। वह हिंदू और मुसलमानों को तथा उत्तर और दक्षिण के लोगों को एकजुट कर सकती हो। बिल्कुल सही है। तो अब हमें कौन सा ऑप्शन दिखता है जिसमें पहला, तीसरा और चौथा करेक्ट हो? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, आप ये सारे क्वेश्चंस को या तो नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो से ही बार बार सुनकर लर्न कर लें, लेकिन आपको ये सारे क्वेश्चंस लर्न करने हैं, ठीक है। और ये भी समझना है, क्वेश्चंस को लर्न करते करते इस बात को समझना है कि कौन से क्वेश्चंस कितने मार्क्स में पूछे जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस हर साल बार बार पूछे जा रहे हैं, ये सारी बातों पर भी ध्यान देना होगा। नेक्स्ट है, मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होगी, उन्हें बहुत भारी नुकसान पहुंचाएगी। ये चैप्टर 15 का है, हालांकि अभी आपका आ नहीं रहा है ये फर्स्ट टर्म में, लेकिन फाइनल एग्जाम में तो आना ही है ना, तो इसलिए हम ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो आंसर है गोविंद वल्लभ पंत। अगर आपने चैप्टर 15 पढ़ लिया तो उसमें इस तरीके की स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, तो जब आप ढंग से पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये स्टेटमेंट किसने दी। नेक्स्ट है, 1940 में कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया था? तो कैबिनेट मिशन क्यों आया था? स्वतंत्र भारत के लिए उपयुक्त राजनीतिक स्वरूप सुझाने के लिए, यानी कुछ सलाह देने के लिए, एडवाइस देने के लिए वो भारत आया था। लास्ट 1 मार्कर है, अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में इसे क्यों मनाया जाता है? इसका क्या कारण था? मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ। ये देखिए, अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग द्वारा इसकी घोषणा करने का कारण था कैबिनेट मिशन से अपना समर्थन वापस लेने के बाद अपनी पाकिस्तान की मांग को जीतना। ठीक है, चलिए आपके 1 मार्कर हो चुके हैं। अब हम देख लेते हैं अपने 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, यानी शॉर्ट आंसर टाइप। अब पहला क्वेश्चन कौन सा है ये देखिए। अब ये समझना है आपको कि इस सेक्शन में खंड खा ये कौन सा है, शॉर्ट आंसर टाइप। तो इसमें कितने क्वेश्चन दिए? 3 दिए। तो अभी आपको ये समझना है कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आए। जब आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर को सिर्फ लर्न नहीं करना, उसको एनालाइज करना, ऑब्जर्व करना है, यही काम है आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो के बारे में, जो कि चैप्टर 1 का है। 22nd क्वेश्चन है अल बिरूनी से रिलेटेड, जो कि चैप्टर 5 का है, ये चैप्टर 1, चैप्टर 5। और 1857 के विद्रोह पर है 23वां क्वेश्चन, जो कि कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 11। तो अब आप देख सकते हैं, आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन पहले चैप्टर से है, दूसरा क्वेश्चन 5वें चैप्टर से है और तीसरा क्वेश्चन 11th चैप्टर से है। और इसके बाद ऑप्शन में भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं। भारतीय इतिहास के मध्यकाल के दौरान दक्षिण भारत के शहरों की मुख्य विशेषता की परख कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये है रॉलेट एक्ट के किसी एक प्रावधान का उल्लेख करो। तो ये है चैप्टर 13 का, जो कि महात्मा गांधी जी के बारे में चैप्टर है, उसी से ये क्वेश्चन लिया गया। तो 21st क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो के दुर्ग में विशाल स्नानागार की योजना को उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। तो क्वेश्चन है विशाल स्नानागार के बारे में। अब हम देखते हैं कि मार्किंग स्कीम में किस तरीके से पॉइंट दिए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो पॉइंट्स दिए होते हैं ये सिर्फ इसलिए होते हैं कि आपका आंसर ये जो पॉइंट्स दिए हैं इनके आसपास होना चाहिए, यानी इन्हीं पॉइंट्स के आसपास आपका आंसर हो। ठीक है, इनको आप इलेबोरेट करके लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं जो दिखा रही हूँ ये पॉइंट्स तो आप यही लिख लेंगे, ये सिर्फ आपको क्वेश्चन समझाने के लिए है कि इस क्वेश्चन के आंसर में ये सारे पॉइंट्स तो एटलीस्ट होने ही चाहिए। सबसे पहले विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बार पर क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे मैंने बताया था। क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है जब मैंने समझाया था, तो बताया था कि अगर जहाँ इमेज बनाने की, डायग्राम बनाने की पॉसिबिलिटी है तो आप बनाएंगे। तो ग्रेट बात आप बना सकते हैं, विशाल स्नानागार तो आपको बनाना होगा। छोटी सी 1-2 सेकंड की इस तरीके की इमेज बनाइए कि एग्जामिनर को बस हल्का सा लग जाए अच्छा ठीक है इसने कुछ पिक्चर बनाई है। तो यहाँ पे क्या पॉइंट दिए हैं? विशाल स्नानागार आंगन में बना विशाल आयताकार जलाशय था, हमें सबको पता है आयताकार था, जो चारों तरफ से गलियारों से घिरा था, यानी चारों तरफ इसकी गैलरीज थी। जलाशय में जाने के लिए उत्तर दक्षिण में सीढ़ियाँ थी, यानी इस तरफ सीढ़ियाँ थी। इसका उत्तर और दक्षिण इधर है, ठीक है। वैसे उत्तर इधर होता है, दक्षिण नीचे होता है, लेकिन यहाँ अगर हम ग्रेट बात की बात करें तो इसका उत्तर इस तरफ है जहाँ ये बना हुआ होगा। जलाशय के किनारों को ईंटों को जमाकर जलबद्ध किया गया, यानी इसके किनारों पर ईंटें बना दी गई हैं। इसके चारों ओर कक्ष बने हुए हैं, यानी इसके चारों तरफ छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, कक्ष, जिनके पास कुआं भी था। यहाँ पर हमें कुआं भी देखने को मिलता है। जलाशय से पानी नाले में जाता था, जलाशय से जो पानी था नाले में जाया करता था। गलियारे के दोनों ओर अन्य स्नानघर, गलियारे के दोनों ओर अन्य स्नानागार थे, यानी जैसे आप कभी स्विमिंग पूल या कहीं गए हो तो उसके साइड में छोटे छोटे बाथरूम्स होते हैं, तो यहाँ ये बोला गया है कि इसके साइड में भी छोटे छोटे बाथरूम्स बने हुए थे गैलरीज में। ठीक है, ये हो गया आपका 21। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? अल बिरूनी। क्वेश्चन क्या था एक बार दिखा देती हूँ। भारतीय उपमहाद्वीप को समझने में अल बिरूनी के सामने आई बाधाओं की व्याख्या करिए। चैप्टर 5 का क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसमें क्या क्या हमें पॉइंट्स मेंशन करने होंगे। तो यहाँ बहुत ब्रीफ में दिया है, ठीक है, आपको इतना शॉर्ट आंसर नहीं लिखना है।
ये सिर्फ समझने के लिए। पहली बाधा भाषा थी, यानी अल-बिरूनी कौन था? एक यात्री था। जब वो भारत आया तो उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, क्योंकि उस विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों के मन में डर बैठ गया था कि भारतीय इतना बड़ा विद्रोह कर सकते हैं, तो फिर से कहीं ऐसी पॉसिबिलिटी ना हो जाए कि इतना बड़ा विद्रोह खड़ा हो जाए। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें रोकने की बहुत कोशिश करी। गोरे लोगों को अधिक सुरक्षित और अलग क्षेत्रों में रहने की ज़रूरत थी। गोरे लोगों के लिए सिविल लाइन विकसित हुई, यानी एक एरिया बना दिया गया था जिसको बोला गया सिविल लाइन, और बोला गया कि गोरे लोग जो इंडियंस हैं उनसे अलग रहेंगे सिविल लाइन्स एरिया में। सैनिकों को तैनात करने के लिए कैंटोनमेंट बनाए गए। सैनिकों के लिए एक ये एरिया बना दिया गया। भारतीयों के लिए अलग क्षेत्र सामने आया। ठीक है, तो ये सब वो क्यों कर रहे थे? ताकि फिर से कहीं इतना बड़ा विद्रोह ना हो जाए, इसी से बचने के लिए वो ये सारी चीज़ें कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ये ऑप्शन में है, भारतीय इतिहास के मध्यकाल के दौरान दक्षिण भारत के शहरों की विशेषता बतानी, यानी साउथ इंडिया के शहरों की विशेषता बतानी है। तो देख लेते हैं इसमें कौन से पॉइंट्स हैं। नंबर 1, मदुरई कांचीपुरम जैसे शहरों में मुख्य ध्यान मंदिर था, यानी यहाँ पर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं साउथ के इन एरियाज़ में। ये शहर महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र थे, यानी कि जब कोई बहुत बड़ा मंदिर होता है, आपने भी देखा होगा, तो उसके आसपास छोटी छोटी दुकानें होती हैं और एक शहर सा पूरा डेवलप हो जाता है। तो ये क्या बन जाता है? एक हब बन जाता है ट्रेड करने का भी। तो इसलिए बोला गया है ये शहर जहाँ पर मंदिर भी हुआ करते थे, तो साउथ के ये शहर क्या बन गए थे? व्यावसायिक केंद्र भी बन गए थे, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेड भी किया जाता था, व्यापार भी किया जाता था। यहाँ धार्मिक त्यौहार अक्सर मेलों को व्यापार के साथ तीर्थ यात्रा से जोड़ते हैं, यानी यहाँ जो धार्मिक त्यौहार होते थे उनमें होने वाले मेले व्यापार के साथ, यानी मेले लग रहे हैं, वहाँ पर व्यापार भी हो रहा है और लोग तीर्थ यात्रा भी कर रहे हैं। ठीक है, तो धर्म और व्यापार साथ साथ होता था, लोग व्यापार भी कर रहे हैं और अपनी तीर्थ यात्रा भी कर रहे हैं। 4th पॉइंट, शहर वे स्थान है जहाँ किसी को शासक कुलीन वर्ग के वर्चस्व वाले सामाजिक व्यवस्था में अपनी स्थिति जानने की उम्मीद थी। इसके अलावा कोई अन्य पॉइंट? इतने पॉइंट्स दिए हैं, मतलब ये तो आंसर में होने ही चाहिए, उसके अलावा तो आप लिखेंगे। अब 24th क्वेश्चन कौन सा था? रॉलेट एक्ट के किसी प्रावधान का बताना है, पंजाब के लोगों पर इस एक्ट के क्या प्रभाव पड़े? आंसर देख लेते हैं। तो ये देखिए, पहला है प्रेस पर रॉलेट एक्ट, जो कि कब पास हुआ था? 1919 में। पहला क्या है इस एक्ट में, यानी इस कानून में क्या किया गया था? प्रेस पर सेंसरशिप, यानी प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था कि जो प्रेस होती है वो कोई भी ऐसी खबर नहीं छापेगा जो सरकार के विरोध में हो। ठीक है, नेक्स्ट, बिना परीक्षण के कैद करना, यानी सरकार को जिस पर शक होगा, ब्रिटिश सरकार को जिस पर शक होगा, वो बिना जांच किए उसको कैद कर सकती है। ठीक है, या अन्य कोई बिंदु। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? तो पंजाब में इम्पैक्ट या प्रभाव बताना है। सबसे पहला, भारत बंद के आह्वान पर एक्ट के जवाब में दुकानें बंद हुई, यानी लोगों ने इसके विरोध में क्या करना शुरू कर दिया? दुकानें बंद कर दी। प्रमुख स्थानीय कांग्रेस के लोगों को गिरफ्तार किया गया, बहुत सारे कांग्रेस के लोग गिरफ्तार कर लिए गए। पंजाब को बहुत नुकसान हुआ। अमृतसर में जलियांवाला हत्याकांड हुआ, हमें सबको पता है कब हुआ था हत्याकांड? 1919 में ही हुआ था, जलियांवाला बाग में, जो कि पंजाब में है। तो ये पॉइंट्स हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं पंजाब में। तो अब बताऊँगी, तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसको यहीं पर एंड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम 8 मार्क्स वाले क्वेश्चंस और मैप पर जो दिया है उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आपने आज देखा 2020 का क्वेश्चन पेपर, तो आपको ये पता चल गया है। देखिए, इसका PDF अवेलेबल नहीं है। अगर मेरे पास PDF अवेलेबल होता है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं कि मार्केट में बहुत सारी रेफरेंस बुक मिलती हैं, या फिर मार्केट में 10 ईयर्स मिलते हैं। कोई अच्छा 10 ईयर इतना नहीं है, मैंने भी सर्च किया ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ। इंग्लिश में थोड़ा बहुत ठीक है, ऑसवेल वाला, और जो मैंने एक और मंगाया था MBD श्योर शॉट, उसमें क्वेश्चंस हैं, बट इतने क्वेश्चंस नहीं मिल रहे मुझे देखने को। तो आप क्या करिए, आपको किसी ऐप से क्वेश्चन मिले, देखिए ढूंढने के बहुत तरीके होते हैं, गूगल करिए। सबसे अच्छा सोर्स है CBSE वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा CBSE एग्जामिनेशन का, तो वहाँ आपको क्लिक करना है और वहाँ पर आपको सभी सालों के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे 12th क्लास के सब्जेक्ट वाइज। और अगर आपको नहीं पता चला है कैसे करना है तो मैं आपको समझा दूँगी वीडियो बनाकर कि इस तरीके से डाउनलोड करना है, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और वीडियो से बार बार 1-2 बार देख लेंगे तो क्वेश्चन आपको लर्न हो जाएंगे। सो पार्ट 2 में हम देखेंगे कि आखिर CBSE लॉन्ग क्वेश्चंस किस तरीके के और किस चैप्टर से पूछता है। आज मैंने आपको बता दिया कि 1 मार्कर किस तरीके के आ रहे हैं और 3 मार्क्स वाले यानी शॉर्ट आंसर टाइप किस चैप्टर में से आते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे कनेक्टेड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।